हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड देखिए, एक बार फिर से हम यहाँ पे नर्सिंग के क्वेश्चन यहाँ पे लेके एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को, जो मेडिकल से संबंधित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो ठीक है फ्रेंड, देखते हैं इन प्रश्नों को अपने। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, वन मैन हुज बॉडी मास इंडेक्स इज 22। BMI बॉडी मास इंडेक्स 22 है, वह है। तो एक व्यक्ति जिसका बॉडी मास इंडेक्स 22 है, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? अंडरवेट पहला ऑप्शन, दूसरा ओवरवेट, तीसरा ओबीस और चौथा नॉर्मल। तो देखिए, जो BMI हमारा 22 है, तो जो 25 तक है लगभग वो नॉर्मल रेंज में आता है। और तो जो कि ये 22 है, तो इसलिए ये नॉर्मल हमारा, इसका आंसर फोर्थ जो है नॉर्मल सही हो जाएगा। और 25 से ऊपर जो है वो ओवरवेट में आ जाएगा, ठीक है। और ओबी जो है वो 30 से ऊपर में ओबीज आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। हाँ, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो यहाँ पे हमारा वन मैन हुज बॉडी मास इंडेक्स इज 22, BMI है, वह क्या होगा? इसका ऑप्शन नॉर्मल, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा भोजन सबसे अधिक प्रोटीन रखता है? तो इनमें से देखिए, कौन सा भोजन सबसे अधिक प्रोटीन रखता है? पहला ऑप्शन है अंडा, दूसरा है मछली, तीसरा है बकरे का मांस, चौथा है बकरे का यकृत। तो सबसे अधिक प्रोटीन जो किस में होता है? वो बकरे का मांस। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बकरे के मांस में जो है वो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो लो कैलोरी डाइट इनमें से किस में प्रेफर किया जाता है? इन ये 4 रोग दिए गए हैं, डिजीजेज दी गई हैं, तो पूछ रहा है लो कैलोरी डाइट इनमें से किस में प्रेफर किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्षय रोग यानी TB, दूसरा है पैम यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, तीसरा है हेपेटिक कोमा और चौथा है मेटाबॉलिज्म का बढ़ना। तो लो कैलोरी डाइट इनमें से किस में प्रेफर की जाती है? तो देखिए, लो कैलोरी डाइट जो है वो हेपेटिक कोमा में प्रेफर की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। तो लो कैलोरी डाइट किस में प्रेफर की जाती है? हेपेटिक कोमा, ठीक है। लीवर से संबंधित बीमारी है हेपेटिक कोमा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा आयरन का डाइटेरी सोर्स नहीं है? फिर से 4 ऑप्शन हमारे पास, पहला फिश, दूसरा मिल्क, तीसरा जगैरी और चौथा लीवर। तो इनमें से आयरन का डाइटेरी सोर्स कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, आयरन जो फिश में भी होता है, जगैरी में भी होता है, लीवर में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन मिल्क में हमारा आयरन मिल्क में एफिशिएंट रूप से नहीं पाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क जो है हमारा, इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। इनमें से कौन सा आयरन का डाइटरी सोर्स नहीं है? तो ऑप्शन बी मिल्क इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अपना 5वां प्रश्न। तो देखिए, मीनोपाज में कौन सा हार्मोनल चेंज होता है? तो मीनोपाज जो अवस्था है, इसमें कौन सा हार्मोनल चेंजिंग होती है? जो मीनोपाजल अवस्था है वो ज़्यादातर हमारी 45 से ऊपर की अवस्था पे आती है, ठीक है, 50 की रेंज पे लगभग। तो मीनोपाजल में कौन सा हार्मोनल चेंज होता है 45 से ऊपर रेंज? तो पहला है ऑप्शन FSH एंड LH, दोनों बढ़ रहे हैं और एस्ट्रोजन घट रहा है। दूसरा FSH एंड LH बढ़ रहे हैं और एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है। तीसरा ऑप्शन है हमारा FSH एंड LH घट रहा है और एस्ट्रोजन भी घट रहा है। और चौथा है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसमें मीनोपॉज में कौन सा हार्मोनल चेंज होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, FSH एंड LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH दोनों बढ़ते हैं और एस्ट्रोजन जो है वो घटता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे अपने चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न पे। तो निम्न में से कौन सी मैटरनल
इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर फीटल सर्कुलेशन में पहुंचती है। तो इनमें कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल सर्कुलेशन यानी भ्रूण में के ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है? कौन सी प्रोटीन है? तो पहला है आईजीजी, दूसरा आईजीएम, तीसरा आईजीएच, चौथा आईजीडी। तो कौन सी प्रोटीन इनमें से पहुंचती है? तो पहला ऑप्शन आईजीजी जो है प्रोटीन, वो हमारी प्लेसेंटा को क्रॉस कर फीटल सर्कुलेशन में पहुंचती है। ऑप्शन ए आईजीजी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इन प्रेगनेंसी फीटस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन प्रेगनेंसी में फीटस शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? पहला ऑप्शन है 0 से 3 वीक्स, दूसरा ऑप्शन है 0 से 5 वीक्स, तीसरा है 2 से 8 वीक्स और चौथा है 9 सप्ताह से आगे। तो इन प्रेगनेंसी में देखिए फेटस शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? 9 सप्ताह से आगे, 9 वीक्स ऑनवर्ड, 9 सप्ताह से आगे। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 9 सप्ताह से आगे, 9 वीक ऑनवर्ड इन प्रेगनेंसी फीटस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने 8th प्रश्न की ओर। देखिए निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका के किस भाग में होती है? तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होती है बताना है आपको। पहला है इस्थमस में, दूसरा है एम्पुला में, तीसरा इनफंडिबुलम में और चौथा है इंटरस्टिटियम। तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका के किस भाग में होती है? एम्पुला भाग में। जो एम्पुला थोड़ा बड़ा सा भाग होता है, तो निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में पूरी होती है। यहाँ पे हमारे फीमेल का एग और मेल का स्पर्म आके मिलते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, अगला 9th प्रश्न की ओर चलते हैं हम। देखते हैं हमारा 9th प्रश्न क्या है। लेबर रूम का टेम्परेचर होना चाहिए। तो जहाँ प्रेगनेंसी में को डिलीवर किया जाता है तो वो लेबर रूम कहलाता है और लेबर रूम का टेम्परेचर होना चाहिए पहला 22 डिग्री, दूसरा 24 डिग्री, तीसरा 26 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 28 डिग्री। ठीक है, तो जब बेबी को बाहर निकाला जाता है वो लेबर रूम कहलाता है माँ के यूट्रस से, मदर के यूट्रस से। तो लेबर रूम का टेम्परेचर फ्रेंड कितना होना चाहिए? तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो लेबर रूम का टेम्परेचर ऑप्शन बी 24 डिग्री सेल्सियस इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए नाभिनाल अम्बिलिकल कॉर्ड की औसत लंबाई होती है। तो नाभिनाल अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि भ्रूण से और हमारे यूट्रस से जो नाभिनाल जुड़ी रहती है, एम्बिलिकल कॉर्ड जो जुड़ी रहती है, उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए? नाभिनाल अम्बिलिकल कॉर्ड की औसत लंबाई क्या होती है? 10 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन, दूसरा 20 सेंटीमीटर, तीसरा 50 सेंटीमीटर और चौथा 100 सेंटीमीटर। तो यह आपको बताना है कि नाभिनाल की लंबाई कितनी होती है। देखिए यहाँ पे नाभिनाल की जो लंबाई होती है वो होती है हमारी 50 सेंटीमीटर नियर अबाउट, 50 सेंटीमीटर से 55 सेंटीमीटर